इंस्टाग्राम क्रिएटर व्यूअर दोनों का काम तमाम इंस्टाग्राम। मैंने खुद के इंस्टाग्राम पर 18 मिलियन तक व्यूज लाया है और अभी पिछले 30 दिनों में मैंने 44 मिलियन व्यूज लाया है। तो मैंने पैसे कितने कमाए? आपके फेवरेट क्रिएटर का क्या है वो काली सच्चाई? क्या वो आपसे छुपाते हैं? कितना वो कमाते हैं? और मुझे क्या ऐसा इंस्टाग्राम पे ऑफर हुआ था और मैंने ठुकरा दिया जिसके लिए मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे? इन सारी चीजों को जानेंगे आज के वीडियो में, जिसमें रिसर्च से ज्यादा मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल है। मुझे इस फील्ड में 7 साल हो चुके हैं अभी तक, और आज के समय में जो भी इंटरनेट पे एक्टिव है उसे ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं स्वीट युग से, टिकटॉक का जमाना, मिठाई वाले युग। तो 2018 में जब टिकटॉक आया था उसके साथ बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आए, जैसे लाइकी, वीगो और भी बहुत सारे थे। और इसी के साथ शॉर्ट वीडियो बनाने वाले प्रजाति का जन्म हुआ और देखते देखते इंडिया में कोरोना की तरह फैल गया। रीजन था क्विक फेम। मोबाइल उठाना है, मुंह फाड़ना है, कुछ भी डाल देना है, फेमस। मोबाइल खड़ा करना है, ठुमके लगाना है, फेमस। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के। बाकी ये लटके झटके तो आपने भी देख रखे होंगे। अब सवाल आता है कि क्या ऐसे फेम से जिंदगी चल सकता है? अब इंसान है, मुंह है, खाना तो चाहिए ना। तो हर किसी के अपने खर्चे है, तो अगर इससे संभल पाएगा तभी लोग सस्टेन कर पाएगा। तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म इन लोगों को पैसे दे रही थी? नहीं भी और हाँ भी, और तरीका भी थोड़ा अजीब था। बात करें टिकटॉक का, तो टिकटॉक पे 1 रुपया भी नहीं मिलता था। और लाइकी ऐप के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तो लाइकी वाले ने क्या किया था कि जो यूट्यूब पे फेमस क्रिएटर है उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म पे। और तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म को क्या मिल रहा था? एक नेम फेम वाला क्रिएटर, और क्रिएटर अगर होगा तो उनको एक क्वालिटी कंटेंट दे पाएगा, और क्वालिटी कंटेंट ही डिसाइड करता है कि किस प्लेटफॉर्म का कितना वैल्यू है। तो जब लाइकी वाले ने कांटेक्ट किया मुझे और मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे बहुत सारी अजीब चीजें मालूम चली। जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो पैसे वैसे खास बात हुआ नहीं था, बस ये था कि उनके प्लेटफॉर्म के लिए कुछ कंटेंट बनाना है जिसके लिए वो मुझे पेमेंट करेंगे। ऐसा करके उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा आईडी बनवाया। 2 दिन के अंदर में मुझे 1.5 से 2 लाख फॉलोअर मिल गए। पता नहीं कैसे, बस आए जा रहे थे ऐसे ही। हर सेकंड में 500-700 फॉलोअर। जादू हो रहे थे, मजे हो रहे थे, और मेरा उसी दिन अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फंक्शन कैसे कर रही थी। तो सबसे पहले तो इनका वीडियो सेक्शन था, जहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियो आते थे जो आजकल आप देखते हैं, वैसे ही कुछ होते थे बस। दूसरा इनका हैशटैग वाला सेक्शन में क्या आता था कि कोई ब्रांड या कोई ऐसा गाना आता था या कुछ भी ऐसा ट्रेंड आता था जिसमें ब्रांड इन्वॉल्व रहता था, तो क्या करते थे, क्रिएटर के बीच कंपटीशन करा देते थे और टॉप 3-4 ऐसे करके उनको कुछ तो गिफ्ट या अमाउंट वगैरह करके दे देते थे। अब इससे प्लेटफॉर्म को फायदा ये होता था कि इस ब्रांड से उन्होंने कुछ ऐसा 10-15 लाख चार्ज किया, और क्या किया कि 2-3 प्राइस रख दिए, 50,000, 20,000 ऐसे करके, और सारे क्रिएटर को उसमें इन्वॉल्व कर दिए। अब क्या है, यहाँ पे कंपटीशन है। प्राइस के नाम पे इनका 1 लाख ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और बाकी के क्रिएटर जिन्होंने सबने बनाया वो फोकट में एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब हालांकि इनका प्लेटफॉर्म है तो इनको भी मैनेज करने में पैसे लगते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा ज्यादा अजीब नहीं हो गया? पर इससे भी और अजीब चीजें बताता हूँ। तो ज्यादातर इन्होंने जो फीमेल क्रिएटर थी टिकटॉक की या इधर उधर की, उनको इन्होंने इन्वाइट किया और उनको भी ऐसे ही फॉलोअर वगैरह दिए, और उनको बोला कि भैया बैठ जाओ, लोगों से पैसे मांगने हैं। समझाता हूँ आप। तो एक आता था इनका लाइव। क्रिएटर लोग लाइव बैठते थे और किसी का नाम ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइक जैसे यूट्यूब पे लाइव होता है। हालांकि यहाँ पे लाइव होता है तो एक क्रिएटर का अपना एक्सपीरियंस रहता है जो पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, और उनके बीच एक नॉलेजेबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कुछ भी होता था, ऐसे ही 6-6, 7-7 घंटे बैठे हुए हैं और पैसे मांग रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, और तो इस तरीके की चीजें चलती थी। अब आप सोचेंगे कि भाई इतना कोई पागल थोड़ी है कि पैसे दिए जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि इनका एक कॉइन सिस्टम था, जिस कॉइन से गिफ्ट खरीद सकते थे, और गिफ्ट को किसी भी होस्ट को दे सकते थे। और ज्यादातर होस्ट लड़कियां होती थी और उनको लड़के लोग गिफ्ट देते थे, जिसके बदले वो लड़कियां उनके नाम ले लेती थी, फॉलो बैक दे देती थी, कभी इंस्टाग्राम पे चैटिंग वैटिंग हो गया, इस तरीके की डील चलती थी। अब जरा सोचिए कितना अजीब बात। बट आप सोच रहे होंगे कि 100, 200, 1000 का ऐसा घपला होगा। नहीं, बहुत सारे अकाउंट थे जिनको 70, 80, 80 लाख के गिफ्ट मिले हुए थे। क्या करने के बदले? बस ऐसा मुंह फाड़ के बैठने के बदले। और ये ऐसे ही नहीं ऑपरेट होता था, मतलब
प्रॉपर इसका ट्रेनिंग दिया जाता था प्लेटफॉर्म के द्वारा होस्ट को कि कैसे लोगों को फंसाना है, कैसे उनके बीच कंपटीशन कराना है, कैसे दो होस्ट एक साथ बैठते थे दो लाइव में और बोलते थे मुझे जितवा, वो अपने एक फॉलोअर को बोलते थे मुझे जितवा। अब जितवाने के चक्कर में दोनों अपने तरफ से पैसे से गिफ्ट लगाते थे, जिसका ज़्यादा होता था वो जीत जाता था। लेकिन इसमें दोनों होस्ट का फायदा होता था, प्लेटफॉर्म को फायदा होता था, पब्लिक को मिलता था ठुल्लू। और ये जो भी लोग थे वो एडिक्टेड हो गए थे, इतना एडिक्टेड कि मैंने एक अकाउंट देखा था जिसपे तकरीबन वो बंदा 60 लाख इतना ज्यादा वो गिफ्ट दे चुका था दूसरे क्रिएटर को। अब सोचिए उसमें उसको क्या मिला होगा, जस्ट एक एडिक्शन। अब अगर वो बहुत पैसा वाला हो तब तो ठीक है, लेकिन किसी को ऐसा आदत लग गया या किसी से अट्रैक्शन हो गया, अब होस्ट को मालूम होता था कि कौन लुटा सकता है और कैसे खींचना है, तो ऐसी चीजें बहुत दिनों तक चली। बट अब सोच रहे हैं कि बहुत ही मस्त तरीका है, आप भी बैठ जाएंगे मुंह फाड़ के, आपको भी मिल जाएगा। नहीं, गलत फहमी। मैंने थोड़ा देर बैठा था, कुत्ता भी पूछने नहीं आया। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही हो। खैर मेरे से जिस लिए बात हुआ था वो था ये कि मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊं। जब मैंने इनको वीडियो बना के दिया कुछ दिन लगा के, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं ये नहीं चाहिए, मैं जो स्क्रिप्ट दूंगा, मैं जो हैशटैग दूंगा, मैं जो ऑडियो दूंगा उस पर लिपसिंग करने हैं। भाई मैं ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म ये वो बहुत क्रिएटिव चीजें बनाता हूँ, तो इनके हिसाब से मैं नहीं बना सकता था, तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने का एक और रीजन था, रीजन ये था कि इनके पास इकोसिस्टम नहीं था। इकोसिस्टम होता क्या है, जैसे YouTube पे आप मुझे देख रहे हैं तो इस पे एड्स चलेंगे। एड्स का क्या होगा, एडवर्टाइजर का पैसा लगता है जो कि YouTube को मिलता है। YouTube क्या करता है, उसमें से मुझे परसेंटेज देता है, वो 60% समथिंग होता है, ऐसा ही कुछ है आंकड़ा, बट देता है। तो ये इकोसिस्टम है कि एक तरफ से पैसे आ रहे हैं, YouTube ले रहा है, अपना मेंटेन कर रहा है, क्रिएटर को दे रहा है और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। लेकिन इन शॉर्ट्स वीडियो के पास ना ही प्रॉपर एडवर्टाइजर होते हैं, ना ही ये प्रॉपर मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म में कॉपीराइट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो इजीली और ऐसे हवे में नहीं हो सकता। किसी का भी गाना उठा के डाल दिए और अगर ये मोनेटाइज करते तो इस पे केस वेस और ये वो हो सकता है, इसलिए भी इनके लिए मुश्किल होता है। अभी के समय में इंस्टाग्राम में भी आप वही ऑडियो यूज कर सकते हैं जिसको इंस्टाग्राम ने परमिशन दे रखा है, ले रखा है। कोई हिंदी गाना है तो उसका ऑलरेडी परमिशन है, इसलिए आप यूज कर सकते। बाहर से कोई भी गाने डालिएगा, अगर इंस्टाग्राम को परमिशन नहीं है उड़ा देगा, और ये सब सस्ते में नहीं होता। इंस्टाग्राम इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर लिया है। बाकी टिकटॉक का बहुत ज्यादा यूजर बेस है और उसका भी डेटा बेच के ही ज्यादातर पैसे वैसे का सीन है। अभी का पता नहीं, बट उस समय तो ऐड भी नहीं चलते थे और क्रिएटर को पैसा भी नहीं मिलता था। तो कुल मिला के जब इनके पास इकोसिस्टम नहीं रहेगा और अब बोलेंगे कि आ जाओ भैया काम देते हैं, तो हम तो चले जाएंगे, लाओ भैया काम दो, तो बोलेंगे ऐसे ऐसे मस्त काम, नाचना है, डांस करना है, यही तो काम है। बोले ठीक है, पैसा किधर से है? नहीं सर पैसा नहीं है, पैसा के लिए आपको बैठ के भीख मांगना पड़ेगा। हाँ तो आप क्या करेंगे? तो मैं कटोरा दूंगा ना। वो कटोरा था लाइव सेशन, जिस कटोरे में लोग भीख मांगा करते थे, क्रिएटर लोग बैठ के, और उसमें से भी अभी बात खत्म नहीं हुआ, क्रिएटर को 70 मिलता था, प्लेटफॉर्म को 30 मिलता था। मतलब एक ऐसी चीजें बेच रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब लोगों को एडिक्ट बना रहे हैं, ऐसे कुछ डिजिटल चीजें, मतलब डिजिटल करेंसी में ऐसे कुछ कर रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, बस एवे ही है, बस एवे ही है। पर इन सब का भी अंत समय आ जाता है। 29 जून 2020 को 59 चाइनीज ऐप बैन किए जाते हैं। India has banned 59 Chinese mobile applications. In one move, some of the biggest digital businesses of China. अब मार्केट में हो जाता है एक बहुत बड़ा गैप, जिसका फायदा जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो उठाते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब अपने प्लेटफॉर्म में शॉर्ट्स का फीचर डाल देते हैं अलग अलग नामों से। मतलब जो कचरा फेंक दिया गया था देश से बाहर वो वापस आ जाता है। लाइकी ऐप में एक और चीज होता था, लेवल मेंटेनेंस। लेवल मेंटेनेंस के नाम पे इन जो होस्ट थे इनको जबरदस्ती 6-6, 7-7 घंटे बैठाए जाते थे। अलग इसमें इनका भी फायदा होता था क्योंकि बहुत ज्यादा गिफ्ट मिल जाता था। उन लेवल में वैसे क्राउन वगैरह कुछ कुछ करके दिए जाते थे। होता कुछ नहीं, जैसे इस यूट्यूब में वेरिफिकेशन टिक होता है, इंस्टाग्राम में वेरिफिकेशन टिक होता है, ऐसा ही कुछ 2-3 स्टेप का वो सब चीजें रखते थे। और इसको मेंटेन करने के लिए जो क्रिएटर थे उनको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, और जिनको बाहर से इन्वाइट किया गया था उनको मस्त सेलिब्रिटी वाला टोपा पहले ही दे दिया जाता था। मतलब नंबर 1 वाला क्राउन मुझे मिल गया था, तो मैं किसी को कमेंट भी कर देता था ना तो हलचल मच जाता था, ओ 1 क्राउन वाले ने कमेंट किया। तो जैसे ही शॉर्ट्स फीचर इन प्लेटफॉर्म में आया, फिर से वो क्रिएटर जो शॉर्ट्स बनाते थे वो आ गए और अपना मेकिंग शुरू कर दिए। पर इस बार गेम बहुत अलग था, क्योंकि इस बार जो बड़े बड़े क्रिएटर थे जो क्वालिटी कंटेंट बनाते थे प्रॉपर हाई एंड इक्विपमेंट के साथ, उन लोगों को भी मजबूरन ये चीजें करना पड़ा। मजबूरन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें सच में पैसा नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर है उनको खुद यूट्यूब ने इन्वाइट किया क्रिएटर शॉर्ट्स फंड के लिए, और उसमें काफी लोगों ने बनाया, पैसे भी कमाए।
हाँ, मैंने कभी सीरियस नहीं लिया इसको, क्योंकि यूट्यूब ने एक बड़ा सा फंड निकाला था जिसमें से जिसको जितना मन करे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे रहा था, और वो फंड खत्म हो जाने के बाद बात खत्म था। और मेरे पास खुद लॉन्ग फॉर्मेट के इतने ज्यादा काम थे कि मैं वही नहीं कर पाता था, इसलिए मैं शॉर्ट्स फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दिया और मैंने काम नहीं किया। उस समय मुझे कोई पैसे भी नहीं मिले। एक और बहुत बड़ा रीजन था शॉर्ट्स ना बनाने का, क्योंकि मेन ही फीड में शॉर्ट्स, वीडियो, लॉन्ग, ये वो सब दिख जाता था। मुझे बहुत ही कचरा लगता था। मेरा फीड गंदा ना दिखे इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। लेकिन अभी बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर दिया गया है। वीडियो का सेक्शन, शॉर्ट्स का सेक्शन, लाइव का सेक्शन, कम्युनिटी का सेक्शन, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर दिया गया है। पर मार्केट धीरे धीरे सैचुरेट होने लगी, क्योंकि जो व्यूअर्स थे वो शॉर्ट्स पे शिफ्ट होने लगे थे। अब व्यूअर एक ही है, ये शॉर्ट देख रहा है तो आपका वीडियो नहीं देखेगा, तो आपको शॉर्ट्स पे जाना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि व्यूअर्स के अकॉर्डिंग क्रिएटर को स्विच होना पड़ता है। क्रिएटर स्विच भी हो जाए लेकिन पैसे मिले तब ना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और पैसा बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई वीडियो मेकिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। अभी जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसमें ही शूट करने में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा है और कितना एडिट में लगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है ये कॉस्ट करता है अराउंड आपको 3.5 का, ठीक है। ये लाइट लगा हुआ है, हालांकि 20,000 इसका भी है, और इधर भी एक 26,000 का लाइट लगा हुआ है। बाकी और भी बहुत सारे एडिशनल चीज है, इसमें इतना ही जरूरी है इसलिए मैंने इतना ही दिखाया। और उसके बाद ये एडिट जो होगा वो इस पे होगा, और ये 3.5 लाख का है, तो मतलब 7-8 लाख तो मैंने अभी ही दिखा दिया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा कॉस्टिंग करता है क्वालिटी कंटेंट बनाने में। कहाँ से आएगा भैया, इधर से ही आना चाहिए ना। तो देखिए लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में अभी भी पैसा है, लेकिन अभी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट चला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। खास करके एंटरटेनमेंट वाले को, सारे एंटरटेनमेंट देखने वाले रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं। जो सीरियस कंटेंट कंज्यूमर है वही रह गए यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। बाकी गाली गलौज और पता नहीं कैसे कैसे जो मार्केट। पर आपको क्लियर कट बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आपको 1 रुपए नहीं मिलता इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की तरफ से। यूट्यूब शॉर्ट्स की कमाई अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपकी आंखें निकल जाए। तो यहाँ पे एक मेरे वीडियो पे 5.3 लाख व्यूज आया है। अब सोचिए इसका कितना कमाई हुआ होगा, 432 रुपए। इससे ज्यादा भाड़ा है यहाँ का। मेरा फन फ्रेंड इंडिया का टॉप शॉर्ट्स वीडियो है। बाकी जनरल वीडियो 10,000 में निपट जाता है। और 10,000 का कितना रुपए आया है दिखाऊं, 7.72 रुपए। भीख मांगू, इससे ज्यादा महंगा समोसा हुआ पड़ा है भाई। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो 18 मिलियन वाली बातें की थी ना, उसका मुझे 1 रुपए नहीं मिला इंस्टाग्राम पे। हाँ, मुझे मिल सकता था दूसरे तरीके से, पर यहाँ पे फेसबुक रील्स जो है वो पैसा दे देता है आपको। अगर 1 मिलियन व्यूज आता है किसी फेसबुक रील्स पे तो आपको अराउंड 2500 रुपए। तो इन सब में फेसबुक का सही है। तो सबसे पहले इन क्रिएटरों को मोरल, एथिक्स, लाज, शर्म सब ताक पे रखना पड़ता है और सिर्फ फोकस करना पड़ता है पैसे पे। मतलब उनको कुछ भी दिया जाए वो आपसे बेच डालेंगे, वो अपना जुबान बेच देते हैं। वो आपको इतने दावे के साथ बोलेंगे कि इससे इतने पैसे कमाए जा सकते हैं, हालांकि उनको खुद पता है कि इससे कुछ नहीं होगा। इस पे जो पैसा लगाएगा उसका डूब जाएगा, इसमें स्टूडेंट डूब सकता है, कोई भी डूब सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन उनको इसके लिए पैसा दिया जा रहा है, वो बोलेंगे, उसी पैसे से आपको हाई लाइफ स्टाइल दिखाएंगे, जिसको देख के आप फिर से डिमोटिवेट होंगे, खुद को फील करेंगे क्या घटिया जिंदगी जी रहा हूँ, यही है जिंदगी। हालांकि वो जो दिखा रहे होते हैं वो अनएथिकल तरीके से आपको ही उल्लू बनाकर कमाया गया पैसा रहता है, या किसी गरीब आदमी का किसी प्लेटफॉर्म में पैसा डूबा रहता है और वो प्लेटफॉर्म इसको पैसा दिया रहता है, उससे दिखाता रहता है। या फिर वो एक स्क्रिप्टेड और प्री प्लान्ड वीडियोस होते हैं जिसे देखकर आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और बाद में उसी इन्फ्लुएंस को बेच दिया जाता है किसी ऐसे अनएथिकल प्रमोशन के द्वारा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं कैसा डिमोटिवेटिव बात कर रहा हूँ और इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोलते हैं इतना पैसा आया, इतना कमाया, ये किया, वो किया। रियलिटी बहुत अलग है। आपको यहाँ पे चैटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे होंगे जिनसे मैंने बात किया प्रॉपर, और इनके पास ब्रांड्स के नाम पे क्या था, जुआ, सट्टा, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म जो इंडिया में बैन है। अगर मैं प्रमोशन करूं तो मुझ पे उसके लिए इंक्वायरी भी बैठ सकता है, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए तो ये लोग कर रहे हैं निडर भाव से। एक और चीज आप देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आजकल डेली वीडियोस आ रहे हैं जिससे मुझे मेंटेन करने में ना भी तो 20-25 हजार रुपए मंथली खर्चा करना पड़ जाता है। आउटकम 1 रुपया भी नहीं है, बस इन फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं इसका लागत प्रॉफिट के साथ वसूल सकता था कुछ ऐसे। इस स्क्रीनशॉट में आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि कैसे मुझे एक प्लेटफॉर्म के द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। मैं इनसे पैसे लेता, प्रमोशन करता, मुझे जो देख रहे हैं, मुझ पे जो ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका कुछ भी हो, मुझे उससे नहीं लेना देना, देन मैं प्रॉफिट में जा सकता हूँ। पर इन 7 साल के कैरियर में मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरा खुद का रिकॉर्ड है। और ऐसे बहुत सारे इंडिया में बहुत गिने चुने क्रिएटर है जो बहुत ही देख के, सोच समझ के कोई चीज प्रमोट करते हैं। बाकी आपको ज्यादातर ऐसे ही लोग मिल जाएंगे। बाकी अंदर की बात यार, स्पॉन्सरशिप इंडस्ट्री की बहुत बेकार वाली हाल चल रही है अभी, क्योंकि ये जो भी सट्टा वाले ऐप आ गए हैं, इनके पास आ गया है बहुत पैसा। कैसे पैसा,
मैं आपको बोलूंगा तो आप जाके उस पर डायरेक्ट पैसा फेंकिएगा, जो पैसा आपको कभी मिलने वाला नहीं। तो उनके पास जो पैसा गया उन पैसों से मेरा मुंह भर सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन ब्रांड है, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करना मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि उनको एक प्रोडक्ट बेचना है, उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट जनरेट करने हैं, उस प्रॉफिट में उनके अपने चीजें चलाने और उसके बाद उसमें से एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे निकालने हैं, उसके बाद वो किसी इन्फ्लुएंसर को दे सकते हैं। तो सोचिए किसी जेन्युइन स्टार्टअप ब्रांड को किसी इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट मिलना, एडवर्टाइजमेंट करना कितना मुश्किल हो जाएगा। जहां ये सट्टे वाली कंपनियां 50,000 ऑफर करते हैं, इनके लिए 15,000 देना मुश्किल होता है। इन्फ्लुएंसर मुंह फाड़ देते हैं, नो सर दिस इज माई चार्ज, मारना चाहिए इनको जूते से। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों ने ही सर पे चढ़ा के रखा है। तो कुल मिला के ये वाला हाल हो रखा है इन्फ्लुएंसर लोगों का। इवन आपका फेस वैल्यू भी नहीं है, फिर भी इंस्टाग्राम पे एक अजीब तरीके का प्रमोशन चल रहा है, लोगो प्रमोशन। इसमें आप मीम पेजेस या वैसे पेजेस जो इधर उधर के वीडियोस डालते हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इधर कॉपीराइट सिस्टम बहुत ही घटिया है, कुछ भी किसी का भी छाप देता है, तो वहाँ पे अगर व्यूज आ रहा है तो कोई लोगो लगाता है किसी बैटिंग वेटिंग वाले का, तो उसके लिए कुछ ऐसा 800-900 पर मिलियन का व्यूज का पैसा दिया जा सकता है। बहुत चीप अमाउंट रहा, मुश्किल हो जाएगा, सर फट जाएंगे कमाने में। लेकिन हाँ, इनका खुद का क्रिएशन नहीं रहता, बैठ के दिन भर अपलोड करते, यही करते हैं। दूर की बात तो छोड़िए, मेरे वीडियो किसी ने उठा के डाला, 5-6 मिलियन व्यूज है, उसमें लोगो लगाया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मार्केट में बहुत सारे स्कैमिंग ऐप फैले हुए हैं इंडिया में, खास करके बहुत सारे चाइनीज ऐप्स है जो कि लोन देते हैं, जिनका तरीका बहुत ही अजीब होता है। वसूली करते करते वो इतना टॉर्चर कर देंगे कि इंसान की जान तक चली जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस निकल के आए हैं जहाँ पे बेटिंग साइट पे पैसे लगाते लगाते और इतना पैसा लगा दिया है कि कर्जा में डूब गया, या किसी बच्चे ने अपने बाप का पूरा खाता खाली कर दिया। ऐसे केसेस की गिनती नहीं है, और इन सबका सबसे ज्यादा जिम्मेवार है वो इन्फ्लुएंसर लोग। सबसे घटिया बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना ही इंडिया से होते हैं, भले वो इंडिया के नाम पे चल रहा हो, लेकिन इंडिया में नहीं होते हैं, ना ही किसी अदर कंट्री में होते हैं, किसी आइलैंड वाइलैंड पे इलीगल तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपका कहीं भी नहीं सुना जाएगा, क्योंकि उस पे कार्रवाई करने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। पर आपके इन्फ्लुएंसर लोग पैसे लेके मुंह फाड़ देते हैं। आपको एक यहाँ पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहाँ पे आप नंबर्स ऑफ फॉलोअर देखिए, नंबर्स ऑफ व्यूज देखिए, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, कितने ज़्यादा फेमस है, बहुत रेपुटेशन है इनका मार्केट में। मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन इनके जो वार्निंग सेक्शन है जरा पढ़िए। हे एवरीवन, मैं जो भी प्रमोट करती हूँ वो मैं सिर्फ प्रमोट करती हूँ। जब भी उन सब लिंक पे आप पैसा लगाते हैं तो वो आप अपने रिस्क पर लगाइए, देखकर अच्छे से। एक और स्क्रीनशॉट है हमारे पास। इफ आई एम प्रमोटिंग समवन ऑन माई पोस्ट स्टोरी अबाउट ऑनलाइन अर्निंग एंड प्रोडक्ट्स, डू देम डेम्स ऑन योर रिस्क, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्कैम। इनको खुद पता है कि स्कैम है, और मैं क्या करती हूँ कि मैं एक कोने में मतलब ऐसा चिपका देती हूँ कि हाँ इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मुंह फाड़ के बोल देती हूँ कि जाओ इधर पैसे लगाओ, मस्त पैसे आएंगे। मतलब इनका क्या है, मस्त दिखाते हैं कि इनको मस्त एक स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसमें इनको मस्त लाइफ स्टाइल दिखाना रहता है, अपना हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल, जो कि ये कहीं भाड़े पे जा सकते हैं, रेंट पे जा सकते हैं, और उसका ही दिया हुआ पैसा लगा के दिखाते हैं। और वो दिखाते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म से कमाया हूँ, बल्कि ये कमाया हुआ पैसा नहीं रहता है, बल्कि ये प्लेटफॉर्म इनको स्कैम प्रमोट के लिए जो डायरेक्ट पैसा दिया रहता है वो रहता है। आपके ऑलमोस्ट सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का यही हाल है। जहाँ पे डायरेक्ट पैसा लगाने इन्वॉल्व रहता है ना, यहाँ पे सीधे स्कैम होता है भाई। बहुत ही कम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रॉपर जो शेयर मार्केट होता है वहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, किसी के प्राइसेस खरीदे जाते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब रिलेटेड एप्स आते हैं मार्केट में है, ये सब भी चल रहे हैं। बट ये क्या है, ये ऐसे इंटरफेस और ऐसे ऑपरेट करते हैं ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये सही वाले हैं स्कैम वाले, बट इनको पता होता है, उसके बाद भी ये लोग लगाते हैं, और आपको सारे लोग ऐसे ही करते मिल जाएंगे। बाद में इन पे कोई वीडियो बना देता है, कोई पूछ देता है तो इनको लग जाता है बुरा। ये बोलते हैं नहीं नहीं देखो तो डिस्क्लेमर तो पढ़ा करो। अरे मैडम, सर जी, ये तो वही बात हुआ कि मैंने घर के बाथरूम में लगा दिया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बाहर रोड पे बीड़ी बेच रहे हैं। आपके ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का यही हाल है, क्योंकि आप भी उनको किस लिए जानते हैं। वो मस्त ऐसे सुंदर दिखती है, मस्त मटकाती है, या लिपसिंग करते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं। उनके पास आइडेंटिटी के नाम पे एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है जिसपे क्या करते हैं उनको खुद पता नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल क्रिएटर भी है जो बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब इंडस्ट्री में जो इन्फ्लुएंसर है वो और एक कदम आगे निकल जाते हैं। इनका क्या प्रॉब्लम है, ये किसी को रोस्ट करके, किसी का बुराई करके इनको अगर व्यूज आ
सकता है। तो ये क्या करते हैं कि वैसे प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी स्कैम कर रहे हैं, जैसे बाइनरी ट्रेडिंग हो गया, जहाँ पे समझिए टॉस करने जैसे चीजें होती हैं और भी सट्टा वट्टा ऐसे ऐसे चीजों को लेते हैं और उन पे वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं ये गलत है, कोई प्रमोट कर रहा है तो इसका ना सुने, ये करे वो करे, ऐसा कर देते हैं। और 10 दिन बाद जब ये ब्रांड इनको मुंह पे पैसे फेंकती है तो ये फिर इसको प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। मतलब खून खौल जाता है ऐसी चीजों को देखकर। बहुत बड़े लिस्ट है इंडिया में, आपके फेमस क्रिएटर के नाम इसमें शामिल है। बाकी ये लोग रोस्टिंग के नाम पे कंट्रोवर्सी करते हैं। रोस्टिंग वाले सेक्शन में तो बिल्कुल ही ईमानदारी नाम का चीज नहीं है। इनका काम होता है दूसरे का पर्दाफाश करना, जो चीजें गलत हो रही उनके बारे में बोलना। बट ये क्या करते हैं, ये खुद ही गाली गलौज करते हैं, किसी को उठा के इतना ज़्यादा उनको डिमोटिवेट और इतना ज़्यादा गंदा गंदा बोल देते हैं कि इनको खुद समझ में नहीं आता कि भाई क्या कर रहे हैं, दूसरे की चीज़ों को बुरा बोलने के अलावे। फिर 2 मिनट बाद आके कोई भी घटिया सा प्लेटफॉर्म का प्रमोशन कर डालेंगे। हालांकि आप क्रिएटर इंडस्ट्री में अगर आप एथिक्स को साथ लेके चलते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक बार ब्रांड वैल्यू बना लिए ना, आप लोगों का दिल जीत लिए ना और ईमानदारी के साथ है ना, तो आपको फिर आगे कोई नहीं रोक सकता। पर मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल दे के जाऊँ, नहीं वैल्यूएबल तो एंटरटेनमेंट ही दे के जाओ, लेकिन ऐसा कुछ ना दे के जाओ जिससे आपका नुकसान हो, आपके साथ स्कैम हो जाए, आपका फाइनेंशियली लॉस हो जाए। क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है और अगर ऐसी चीज़ों में चला जाता है तो बहुत दुख होता है भाई। खैर अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों पे कि जागरूक कैसे रहा जाए, बचा कैसे जाए, खुद को कंट्रोल कैसे किया जाए। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप याद करिए कि अभी से पहले आपने जो भी शॉर्ट्स वीडियो देखे उसमें से 10 शॉर्ट्स वीडियो में से कितने आपको ध्यान में है, उसका प्रॉपर कंक्लूजन, किस लिए देखा, क्यों देखा, उसका आउटपुट कुछ याद है? शायद नहीं। उस समय आपको लगता रहता है कि मैं कुछ वैल्यूएबल ले रहा हूँ, उस समय लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बाद में सब गायब हो जाता है क्योंकि आपका दिमाग ओवरलोड चल रहा है। आप कितना भी शॉर्ट्स देख लीजिए, ये वो कर लीजिए, लेकिन आपका जो एक फिल्म जो एक्सपीरियंस दे के जाता है वो छप जाता है यहाँ पे, वो इम्पैक्ट डाल के जाता है। बट रील्स उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, बल्कि आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज क्रिएट कर देता है। आपको मतलब कन्फ्यूजन जैसा एहसास होगा, ऐसा लगेगा नींद नहीं आ रहा है, आँख खुल रहा है, ऐसा लगेगा कि बहुत ऐसा शोरगुल हो रहा है। आप अब बहुत ज़्यादा काम नहीं किए रहते हैं फिर भी आपको थकान जैसा एहसास होगा। ये सब है क्योंकि आपका दिमाग क्विक डोपामिन का आदी हो चुका है। वो हर सेकंड कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्टेबल चाहिए होता है, लेकिन ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। आपका दिमाग का दही हो जाएगा, आपका दिमाग खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ना कुछ तो सब कुछ हटा के 1-8 घंटा ऐसे रिलैक्स बैठने की भी कोशिश करिए। स्क्रॉलिंग से बचना है तो एक नो स्क्रॉल करके ऐप आता है, कोई प्रमोशन नहीं है, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सच में आपका स्क्रॉल तो हटा ही देगा। हाँ, इस ऐप को नहीं हटाइएगा प्लीज। इन सब का असर सबसे ज्यादा आज के टाइम के टीनेज यूथ पे हुआ है क्योंकि अभी उनको पढ़ने डेवलप करने का टाइम है और उनके हाथ में फोन है। अब फोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर 2 मिनट में किताब से उनका नजर उस पर चला जाता है, फिर वो स्क्रॉल में लग जाता है। अगर वो ज्यादा जागरूक है या उसका फीड अगर सही है तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा, बढ़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम वे में एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा है या फिर किसी गेम का आदी हो चुका है या किसी छपरी इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में आ गया है और उसको ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई करना बेकार है, हम ऐसा ही कुछ करते हैं निकल जाएगा। नहीं भाई, आपका ऐसा हाल हो जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाइएगा। आगे चल के समय इतना टफ होने वाला है, इतना कंपटीशन बढ़ गया। अभी के समय में लोगों के जॉब जा रहे हैं तो तुम्हारे समय में पता नहीं क्या होगा, वो नहीं पता। हालांकि तकलीफ ज्यादा नहीं है बल्कि हमें दिखाई दे रहा है या फिर हम खुद को डाल रहे हैं। अगर आप मेरे एज के तो आप याद करिए आपके बचपन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहा होगा, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आपके लाइफ में नहीं होंगी जो अभी के समय में होंगे आपके पास। फिर भी आप पहले से ज्यादा दुखी जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे लोगों को लग्जरियस लाइफ देख रहे हैं, वो यहाँ जा रहा है, वो यहाँ घूम रहा है, उसके पास ये है, वो है, कार है, गाड़ी है, आईफोन है, ये है। पहले के टाइम में भी होता था लोगों के पास, लेकिन आप ऐसे देखते नहीं थे तो आपके पास आप अपनी चीज़ों को एंजॉय करते थे, अपनी चीज़ों को वैल्यू करना सीखते थे। हालांकि उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ आपके पास है, हो सकता है वो पर्सनल लाइफ में उनकी इतनी लगी पड़ी हो ना कि उनका एक एक पल ऐसे मौत जैसा जिंदगी चल रहा हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्या क्लासी लाइफ जी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत घटिया वाला हाल है इन्फ्लुएंसर लोगों का। उनको एक एक मिनट का टाइम नहीं होता है भाई, खुद के लिए फुर्सत निकालने के लिए सोचने पड़ते हैं, रातों को नींद गायब रहता है, दिन भर डिस्प्ले पर ताकते ताकते भाई आंखें गर्म रहते हैं। बहुत बुरा वाला हाल है। पर अगर आप इन्फ्लुएंसर भी नहीं है फिर भी आपका आंख गर्म है, दिमाग गर्म है, सिस्टम खराब चल रहा है, तो आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा कि हम दिन भर क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके दिमाग का थोड़ा सा ढक्कन खोला होगा, तो आप थोड़ा सा अपना दिल खोल के इस पर लाइक का प्रेम बरसाइए और मैं बोलूँगा कि शेयर करिए, ऐसे वैल्यूएबल चीज़ों को शेयर करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं इस चैनल पे लॉन्ग फॉर्मेट में वैल्यूएबल चीज़ें लाऊंगा जो कि आपको समय समय पे जागरूक करता रहेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, बाय बाय। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।